सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। एक ब्रेक के बाद हम लोगों ने क्लास को फिर से आरंभ किया है। बीच में आपने देखा कि भारतीय इंडियन फेस्टिवल का समय था और कई अभ्यर्थी उन बाधाओं से भी जूझ रहे थे। इसी के आलोक में आज मैंने एक लगभग 2 सप्ताह की छुट्टी के बाद क्लास को पुनः आगे बढ़ाया है। ध्यातव्य है कि हम ज्योग्राफी में चल रहे थे और ज्योग्राफी में आपने भारत की मृदा को देखा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण खंड माना जा सकता है। आज हम जिस टॉपिक पर हैं उसका नाम है भारत की वनस्पति, इंडियन वेजिटेशन। मृदा और वनस्पति का अभिन्न संबंध है और किसी भी देश के भूगोल को पढ़ते समय यदि वनस्पति को ना पढ़ा जाए तो भूगोल को अपूर्ण माना जाएगा। आज के टॉपिक की शुरुआत मैं यहां से करूंगा, आप भी इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। भारत की वनस्पति, इंग्लिश में कहेंगे इंडियन वेजिटेशन। यह हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु होगा। इंडियन वेजिटेशन, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की इस कड़ी में सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि इसका नाम प्राकृतिक वनस्पति क्यों पड़ा। क्योंकि वनस्पति तो प्राकृतिक ही होती है, तो फिर यहां प्राकृतिक शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। और इसका दूसरा पक्ष यह होगा, यह जानना आवश्यक होगा कि इन वनस्पतियों में हमें किन बातों का अध्ययन करना चाहिए। आप में से कोई अभ्यर्थी बता सकता है तो बताएंगे कि इस चैप्टर का नाम प्राकृतिक वनस्पति क्यों पड़ा। क्योंकि मेरे हिसाब से वनस्पति तो प्राकृतिक ही होती है, तो प्राकृतिक क्यों पड़ा। कोई भी, पहले आप ही लोग बताएंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि वनस्पति तो प्राकृतिक ही है। अर्चना कुमारी बताइए, इसका नाम प्राकृतिक वनस्पति क्यों पड़ा। छोटू जी। मुख्य बातों में आ जाते हैं। सभी लोग वीडियो मोड में आ जाएं, अपने वीडियो बटन को ऑन करके सामने बैठे रहें। वॉइस क्वालिटी के बारे में देख लीजिए, आवाज जा रही है कि नहीं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस खंड में हम जिस वनस्पति की चर्चा करेंगे वह ऐसी वनस्पति है जो लंबे समय तक मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रही है, खास करके हिमालय की वनस्पति। अब हिमालयी वनस्पतियों में मानव का हस्तक्षेप बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, तो प्राकृतिक वनस्पति का संदर्भ यह है कि ऐसी वनस्पति जो लंबे समय तक मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रही हो, उस वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्योंकि वहां आज भी क्या है, मनुष्य का पैर वहां तक नहीं पहुंचा है। आज भी मनुष्य उसमें अधिक हस्तक्षेप करने में या तो सक्षम नहीं हुआ है या उसने करना सक्षम आवश्यक नहीं समझा है। यह दो कारण है। यदि हम भारतीय वनस्पति की प्रकृति को देखते हैं तो हमें एक चीज दिखता है, वो हमें यह दिखता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है, और जैसे जैसे आप देखेंगे हाइट बढ़ती है, और हाइट के साथ साथ जैसे जैसे भौगोलिक क्षेत्र बढ़ते हैं, तापमान बदलता है, तो तापमान और ऊंचाई का भारत के वनस्पति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हम आगे चलकर देखेंगे कि एक हाइट के बाद वनस्पतियों की प्रकृति बिल्कुल ही बदल जाती है, और तापमान बदलने से एक तरफ जहां आपको आम के पेड़ मिलेंगे वहां दूसरी ओर कैक्टस के पौधे भी मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर इन्हीं फैक्टर्स का अध्ययन इस खंड में किया जाएगा। 2 दिन की यह क्लास होगी और उसके बाद जितनी भी क्लासें ज्योग्राफी में हैं वो 1 डे क्लास हैं, आसान आसान टॉपिक हैं,
जल्दी जल्दी समाप्त होने वाले हैं। इस जगह पर हम फिजिक्स को भी अब जगह दे सकते हैं इस खंड में, और मैं साइंस को बीच में शुरू कर दूंगा। शुरुआत करते हैं। हेडिंग में लिखिए प्राकृतिक वनस्पति, जिसकी हमने चर्चा की है। सबसे पहले उसी को परिभाषित करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, यह हमारा शीर्षक होगा। लिखिए, ऐसी वनस्पति जो लंबे समय से ऐसी वनस्पति जो लंबे समय से ऐसी वनस्पति जो लंबे समय से मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त हो। ऐसी वनस्पति जो लंबे समय से मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त हो, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब इसी कड़ी में एक पॉइंट जो ध्यान रखना है, वन किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखना है कि वन नवीकरणीय संसाधन है। लिख दीजिए नोट में, वन नवीकरणीय संसाधन है। वन नवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखना है इसका। वन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब होता है कि जो एक बार समाप्त हो जाए तो दोबारा उसकी प्राप्ति की जा सके। तो वन को बार बार उगाया जा सकता है, काटा जा सकता है। तो वन नवीकरणीय संसाधन है। अब आगे विस्तार से इसका अध्ययन करने से पूर्व बिहार के संदर्भ में हमें इसके विषय में दो चार बातें जरूर जाननी चाहिए कि बिहार के संदर्भ में इसकी क्या भूमिका है, वन की क्या स्थिति है। क्योंकि आप जानते हैं कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए 33% क्षेत्र में वन का होना आवश्यक है, 33% एरिया में वन का होना आवश्यक है। अब बिहार उसमें कहाँ एग्जिस्ट करता है और भारत की स्थिति क्या है, इसको भी देखेंगे और फिर वनस्पति के टाइप्स को पढ़ेंगे। नोट में लिख दीजिए नंबर 2 में, भारतीय वन सर्वे रिपोर्ट 2021। भारतीय वन सर्वे, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 के अनुसार बिहार में वन क्षेत्र 7.84% है। बिहार में वन क्षेत्र 7.84% है। बिहार में वन क्षेत्र 7.84% है, अर्थात 7,442 वर्ग किलोमीटर में वन है। 7,442 वर्ग किलोमीटर में वन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो भारत में लगभग 23% के आसपास वन है, वो भी घट रहा है अब और घट के 21.5 पर आ गया है, लेकिन 23 याद रखिए। बिहार के रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो पहले कभी 9.25% हुआ करता था, 9.10% हुआ करता था, लेकिन वर्तमान आज से 10 साल पहले के आंकड़े की मैं बात करता हूं। लेकिन जब आज के आंकड़े की मैं बात करूंगा तो यह लगभग 7.84% के आसपास है, जो बेहद कम है और रेड लाइन पर है, ध्यान रखिएगा। इस कड़ी में सबसे अधिक कहां है, सबसे कम कहां है, किस जिले में है, क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं, उसके आलोक में भी आपको याद रखना पड़ेगा। लिख दीजिए उनमें सबसे अधिक, अगला पॉइंट, उनमें सबसे अधिक, उनमें सबसे अधिक, तो अधिक वाले में देखिए 1 नंबर पर लिखिए कैमूर, कैमूर जिला। 2 पर पश्चिमी चंपारण,
और 3 पर रोहतास। ध्यान रखिएगा, उसमें सबसे अधिक, शॉर्ट शॉर्ट में लिख दीजिए, सबसे अधिक कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास में है। ठीक है, 3 जिलों का नाम आ गया। सबसे टॉप पर है कैमूर, नंबर 2 पर है पश्चिमी चंपारण, नंबर 3 पर है रोहतास। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जबकि सबसे कम शेखपुरा, नंबर 1 पर शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद है। जबकि सबसे कम शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद है। जहानाबाद है, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये तो क्षेत्रफल के आधार पर है, प्रतिशत और क्षेत्रफल में अंतर होता है। समझते हैं कि नहीं? कितने लोग समझते हैं? हाथ खड़े करें एक बार। जैसे क्षेत्रफल के आधार पर वन और प्रतिशत के आधार पर वन में क्या संबंध है, क्या अंतर है, ये कितने लोग बता सकते हैं? बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, मान लीजिए 100 वर्ग मीटर का तो कोई राज्य नहीं हो सकता है। अब 100 वर्ग मीटर में सपोज करिए कि 70 वर्ग मीटर में वन है, तो 70% वन हुआ। ठीक है, लेकिन किसी राज्य का क्षेत्रफल है 10,000 वर्ग मीटर और वहां 1,000 वर्ग मीटर में वन है, तो वहां पर केवल 10% वन हुआ। तो ध्यान रखना है, क्षेत्रफल अलग चीज है, प्रतिशतता के आधार पर वन क्षेत्र अलग चीज है। तो परसेंटाइल वाले में भी लिख लीजिए, अगले पॉइंट में इसको मेंशन कर दीजिए। लिखिए, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन क्षेत्र, सबसे अधिक वन क्षेत्र भभुआ, भभुआ जिला है बिहार में। भभुआ, भ भरसुकर आ, भभुआ, जमुई और नवादा है। भभुआ, जमुई और नवादा है। भभुआ, जमुई और नवादा है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम वन क्षेत्र, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम वन क्षेत्र, सबसे कम वन क्षेत्र शेखपुरा, सिवान और बक्सर है। शेखपुरा, सिवान और बक्सर है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये सबको याद होगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इतनी बातों को आप बिहार के संदर्भ में वनों में जरूर याद रखिए। आगे चलकर हम वन के भौगोलिक और अन्य विशेषताओं को देखने का कार्य करेंगे। आगे चलेंगे हम। भारत का क्षेत्रफल तो सबको याद होगा। कितना है भारत का क्षेत्रफल? वेरी गुड, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत की चौहदी सीमा इत्यादि सब पढ़ा चुके हैं चैप्टर 1 में। उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे अपने लेवल पर, तो वो बना रहेगा संज्ञान में। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अब जैसे कि मैंने कहा कि भारत में वनों को 2 स्तर पर देखते हैं। एक तो हाइट के बेसिस पर देखते हैं और दूसरा तापमान के आधार पर देखते हैं। 2 ही मुख्य फैक्टर हैं। लिखिए, भारत के वन क्षेत्र को, भारत के वन क्षेत्र को वर्षा, ऊंचाई और तापमान, भारत के वन क्षेत्र को वर्षा, ऊंचाई
और तापमान। वर्षा, ऊंचाई और तापमान। वर्षा, ऊंचाई और तापमान के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। एक तरफ लिखिए वर्षा के आधार पर। वर्षा के आधार पर। और दूसरा पार्ट हो जाएगा ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर। वर्षा के आधार पर और ऊंचाई के आधार पर दो पार्ट्स हो जाएंगे। वर्षा के आधार पर और ऊंचाई के आधार पर। अब तापमान भी वर्षा में ही आ जाएगा। जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां का तापमान ऑलरेडी कम हो सकता है। जहां वर्षा नहीं होगी वहां का तापमान अधिक हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब लिखिए वर्षा के आधार पर वनस्पति के निम्नलिखित प्रकार हैं। वर्षा के आधार पर वनस्पति के निम्नलिखित प्रकार हैं। वर्षा के आधार पर वनस्पति के निम्नलिखित प्रकार हैं। प्रकार हैं जैसे पहला, फर्स्ट। पहला में लिखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उदाहरण में सोला फॉरेस्ट केरल, सोला वन पढ़ाए हैं। सोला वन केरल। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका एक एग्जाम्पल है सोला वन। ध्यान रखिएगा, हिमालय के वन तो हैं ही, लेकिन एक्सेप्शन में इसको भी याद रखिए। सोला वन केरल। दिखाए थे कि सबसे घना वन सोला वन और साइलेंट वैली जो जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, दोनों कहां पर है? केरल में है। और एक पॉइंट वहां मैंने चर्चा किया था कि वहां पर बालू के तट पर थोरियम, याद है क्या है थोरियम? मोनाजाइट का अयस्क है जो एक परमाणविक खनिज है, वह भी पाया जाता है। तो इन दोनों बातों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, बार बार रिपीट होता है। तो पहला हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा लिखिए नंबर टू, उष्णकटिबंधीय 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 आर्द्र पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। पतझड़ वन जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, आप देखेंगे वसंत ऋतु के आने के पूर्व में देखिएगा पत्ते झड़ जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट, कटीली झाड़ी, कंटीली झाड़ी वाला वन।
कंटीली झाड़ी वाला वन, पर्वतीय वन अथवा शीतोष्ण वन। एक साथ लिख दीजिए, पर्वतीय वन अथवा शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन। एक और पढ़ लेना चाहिए, मैंग्रोव के बारे में बताए थे, याद है? समुद्री वनस्पति जो समुद्री तूफान से हमारी रक्षा करती है। तो अगला लिख दीजिए मैंग्रोव वन, मैंग्रोव या ज्वारीय वन। लास्ट है मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन। ठीक है, ये मुख्य रूप से अध्ययन किए जाने वाले वन हैं। उसके बाद जैसे घास भूमि है, जैसे आप देखेंगे कि डेल्टाई वनस्पति जो ज्वारी का ही हिस्सा है, तो इस सब को अन्य बातों में भी देख सकते हैं। लेकिन यदि इस 5-6 पर कमांड कर लिया गया तो इस चैप्टर में इससे अधिक पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी होता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले से, फर्स्ट से। हेडिंग बनाइए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय सदाबहार वन। नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट है। एक तो उष्ण कटिबंध में है और सालों भर कभी नहीं सूखेगा, सदाबहार रहेगा। नाम से ही क्लियर है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। जिस वन में वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, ऐसे वनों को ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रखेंगे, क्योंकि यह सालों भर हरे भरे होंगे, एक तरह से हॉट स्पॉट होंगे। और इसमें पश्चिमी घाट आ जाएगा, उत्तर पूर्वी हिमालय का हिस्सा आ जाएगा, अंडमान निकोबार के वन आ जाएंगे और शिलोंग का क्षेत्र आ जाएगा। अंडमान निकोबार के बारे में हमने काफी अध्ययन भी किया है। अंडमान निकोबार में घने जंगल हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये जो क्षेत्र होते हैं, यह जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ बायोडायवर्सिटी चरम पर होती है, जैव विविधता काफी अधिक पाई जाती है। और कभी मैंने चर्चा की कड़ी में कहा भी था कि महोगनी, एबोनी, रबर, आर्किड, सिंकोना, लौह कास्ट इत्यादि इत्यादि इस वन के सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष होते हैं, जो आपके एग्जाम में यदा कदा आपको दिखते रहते हैं। तो इसी 4-5 बातों को हम यहां लिखने का काम करेंगे। लिख दीजिए, वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अधिक होती है। एवं तापमान सालों भर उच्च रहता है, सालों भर उच्च रहता है। ठीक है, उच्च रहता है। लिखिए प्रमुख क्षेत्र, इसी में प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र में लिखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। शिलोंग, शिलोंग कहां पर है? मेघालय में है। पश्चिमी घाट, शिलोंग।
नंबर 3 में लिखिए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और 4 में लिखिए पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय। ठीक है। ये चारों क्या है? जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो इसमें मेंशन कर दीजिए, यह क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता के हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन पूछता है कि सोला फॉरेस्ट केरल, जो केरल का सोला वन है, वह किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो एक तो अभी मैंने लिखवा भी दिया है किस प्रकार का है, सदाबहार वन का एग्जाम्पल है, लेकिन इसको आप फिर से नोट में लिख दीजिए। देखिए केरल का सोला वन, केरल का सोला वन इसी वनस्पति का उदाहरण है। इसी वनस्पति का उदाहरण है। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इसके वृक्षों के नाम पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा एक वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का नहीं है। तो आप लिखिए प्रमुख वृक्ष और तीर का चिन्ह दीजिए। प्रमुख वृक्ष। प्रमुख वृक्ष, तीर का चिन्ह। इसमें लिखिए महोगनी, एबोनी, रबर, सबको रट जाना चाहिए, रबर, ऑर्किड, सिनकोना, सिनकोना, सिनकोना को डबल टिक कर लीजिए, आगे बताएंगे क्यों। लौह कास्ट, महोगनी, एबोनी, रबर, ऑर्किड, सिनकोना, लौह कास्ट, आमरूस, आमरूस, इसको आबनूस भी कह सकते हैं, एक नाम और भी है, तो आबनूस लिख दीजिए इसके बदले में। बांस, तार एवं नारियल। नारियल, ये सब इसके प्रमुख वृक्ष हैं, इसको याद रखना चाहिए। शुरू के जो 5-6 हैं, जैसे महोगनी, एबोनी, रबर, ऑर्किड, सिनकोना और लौह कास्ट, यहां तक बिल्कुल ही याद रखना चाहिए, क्योंकि यहां तक सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी में नोट में लिख दीजिए, सिनकोना के छाल से, सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवा कुनाइन बनाई जाती है। सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवा कुनाइन बनाई जाती है। कुनाइन बनाई जाती है। ठीक है, कुनाइन बनाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब इस वन के विषय में जो एक और महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है, ये वन आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, जबकि काफी मजबूत घने वृक्ष पाए जाते हैं, कठोर लकड़ियां मिलती हैं, उसके बाद भी ये वन क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। इसके दो फैक्टर हैं, दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इन वनों को प्राकृतिक रूप से पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए बचाया भी जाता है, पहला कारण है। और दूसरा कारण यह है कि इतने घने वन हैं कि इन वनों में जाकर कोई सुरक्षित लौट नहीं सकता है, क्योंकि यह वन खतरों से खाली नहीं है। इसमें बाघ, शेर या अन्य प्रकार के जीव जंतु मिल सकते हैं,
और इतनी सघनता है इन वनों की, यहाँ के मार्ग बड़े दुर्गम हैं। अतः इन वनों से लकड़ी तो इतना आसान होगा नहीं कि एक दो लोग उठा के पेड़ ला सके। उसके लिए बहुत अधिक पावर की आवश्यकता पड़ेगी, फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ यदि लकड़ियां काट भी ली गई तो कोई रास्ता नहीं है लाने के लिए, और सरकार प्रयास भी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इन वनों का रक्षा करना ही सरकार का उद्देश्य है। तो इस प्रकार कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण इन वनों तक मनुष्य की पहुंच कम है, और आर्थिक रूप से क्या है, अनुपयोगी है, लेकिन पर्यावरणीय रूप से अत्यंत उपयोगी है। इसको ध्यान रखिएगा। लिख दीजिए एक लाइन, लकड़ियां कठोर होने के बावजूद भी, लकड़ियां कठोर होने के बावजूद भी, लकड़ियां कठोर होने के बावजूद भी ये वन आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी सघनता बहुत अधिक होती है, क्योंकि इनकी सघनता बहुत अधिक होती है, इनकी सघनता बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होती है। परंतु नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, परंतु जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, परंतु जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन के दृष्टिकोण से यह अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। परंतु जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन के दृष्टिकोण से यह अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला पॉइंट समाप्त हुआ। अब नंबर 2 का हेडिंग बना लीजिए। 2 तक आज पढ़ लेते हैं, 2 के बाद अगले क्लास में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास का कुछ तथ्य मैंने दिया था, उसको भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। ना भी लिखा हो तो हर हाल में उसको लिखकर कंप्लीट कर लीजिए, महत्वपूर्ण था। दूसरा लिखिए हेडिंग में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या पतझर वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या पतझर वन, आर्द्र पर्णपाती वन या पतझर वन। सेकंड में, अब वर्षा की मात्रा से ही तय होगा कि वन की प्रकृति क्या है। अब पहले वाले में आपने देखा कि सदाबहार वन था, तो वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक थी, लेकिन यहां पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, 100 से 200 सीएम के बीच होगी। तो वर्षा की जैसे ही मात्रा घटेगी तो वन की प्रकृति भी बदल जाएगी। इसमें लिख दीजिए, वर्षा की मात्रा 100 से 200 सीएम होती है। वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, होती है। इन्हें, नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें पर्णपाती वन या पतझर वन भी कहा जाता है। पर्णपाती वन या पतझर वन भी कहा जाता है। अब आप लोग बताएंगे एक चीज, कि पत्ते झड़ते क्यों हैं। इंग्लिश में एक कविता मैंने पढ़ी थी कभी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑडेन की कविता है, बहुत अच्छी कविता थी। उस कविता में उन्होंने जीवन को पतझड़ से जोड़कर दिखाया है। अब प्रश्न उठता है कि पत्ते झड़ते क्यों हैं वनों के, क्या कारण है। कौन बता सकते हैं कि इस वन के पत्ते क्यों झड़ जाते हैं, सदाबहार वन के पत्ते क्यों नहीं झड़ते हैं। कोई भी। समझिए, मैंने क्या कहा कि वर्षा के हिसाब से ही वनों की प्रकृति तय होगी। तो जिस क्षेत्र में 200 सीएम से ज्यादा की वर्षा होगी, वहां नमी की मात्रा सालों भर बनी रहेगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होगी,
तो गर्मी के समय में एक ऐसा भी समय आता है जब आप देखेंगे कि सदाबहार नदियों को छोड़कर बाकी जो बरसाती नदियां होती है वो तक सूख जाती है पूरी, तो पृथ्वी की जो दशा होती है। तो जब अत्यंत गर्मी पड़ती है, शुष्क हो जाता है सब कुछ, तो नमी को बचाने के लिए, क्योंकि पत्ता रहेगा तो ज्यादा नमी चाहिए पृथ्वी से उस वृक्ष को, ताकि पत्तों तक नमी पहुंचा सके, वो क्या करता है, पत्तों को गिरा देता है। और पत्तों को गिरा देता है तो वृक्ष बच जाता है, उससे वृक्ष की लाइफ बच जाती है। और फिर जैसे ही शीत ऋतु आती है, वसंत आता है, कि वो फिर पत्ते निकलने लगते हैं। यही एक मूल कारण है, बैलेंस है, नेचुरल बैलेंस है। इसको लिख दीजिए। पहला एक पॉइंट तो ये लिख दीजिए पहले, सबसे अधिक क्षेत्र में इस वन का विस्तार पाया जाता है। सबसे अधिक क्षेत्र में इस वन का विस्तार पाया जाता है। सबसे अधिक क्षेत्र में इस वन का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शुष्क गर्मी, शुष्क, ड्राई, शुष्क गर्मी की ऋतु में, शुष्क गर्मी की ऋतु में आर्द्रता में कमी के कारण, शुष्क गर्मी की ऋतु में आर्द्रता में कमी के कारण, कमी के कारण नमी को बचाने के लिए इन वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं। इन वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्षों के नीचे झाड़ियों और लताओं का अभाव पाया जाता है। झाड़ियों और लताओं का अभाव पाया जाता है। झाड़ियों और लताओं का अभाव पाया जाता है। अभाव पाया जाता है। ऐसे वन आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे वन आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, तो लिखिए प्रमुख वृक्ष, इसको रट जाना है। प्रमुख वृक्ष, कौन बताएंगे कौन कौन से वृक्ष इसमें पाए जाते हैं पतझड़ वन में? साल, वेरी गुड। साल, सागवान, शीशम और चंदन। तो लिखिए साल, पहला वृक्ष में लिखिए साल, पौमा, सागवान, सब इंपॉर्टेंट वृक्ष हैं। साल, सागवान, शीशम, शीशम, चंदन, चंदन, सहतूत, सहतूत का नाम सुना होगा, सहतूत, महुआ, महुआ, आंवला, आंवला, जामुन, जामुन, कुसुम, कुसुम और सबई घास, सबई घास इत्यादि। कुसुम और सबई घास इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, इसमें लिखिए पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान,
पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान, प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र, पठार का क्षेत्र, कौमा हिमालय का तराई क्षेत्र, हिमालय का तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र इत्यादि। अरुणाचल प्रदेश का एक दूसरा नाम नेफा भी है, याद है कि नहीं? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी है, सबको याद होना चाहिए, नेफा को याद रखिएगा। अब राज्यवार यदि पूछ दे तो राज्यवार भी लिख लीजिए। लिखिए राज्यवार विस्तार, स्टेट वाइज राज्यवार विस्तार, राज्यवार विस्तार। इसमें लिखिए बिहार, जितने ये वृक्ष हैं बिहार में आपको मिल जाएंगे। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और केरल, केरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये जो क्षेत्र हैं इनमें साल, सागवान, शीशम, चंदन, सहतूत, सबई घास, महुआ, आंवला, जामुन ये सब पाए जाते हैं। पत्ते क्यों झड़ते हैं ये भी आपने देख लिया। लास्ट पॉइंट नोट में लिख दीजिए, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। अतः एमपी को वनों का राज्य कहा जाता है, बाघों का राज्य भी कहते हैं, सोयाबीन का राज्य भी कहते हैं। ठीक है, एमपी को वनों का राज्य कहा जाता है। अभी जो आपने पेड़ों का लिस्ट लिखा था, साल, सागवान, शीशम, चंदन, उसमें एक पेड़ ऐड कर दीजिए, टीक, ट दीर्घ कर क, टीक का पेड़, वो भी इसमें आ जाता है, टीक का पेड़। इन बातों को आप लगातार अध्ययन करते रहेंगे। एक क्लास और यदि इसमें दिया जाए तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद मृदा और वन दोनों पर आधारित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसकी हम शुरुआत करेंगे उसी क्लास के एंड में। और एक बार 20-25 या 30-40 जो भी हो पाएगा, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक साथ देख लेंगे। और जैसे ही यह चैप्टर समाप्त होता है, इसी कड़ी में जब वन डे वाला चैप्टर शुरू हो जाता है, जो छोटे छोटे खंड हैं, तो फिजिक्स को जगह दी जाएगी, और एक क्लास में फिजिक्स की पूरी रणनीति लिखा देंगे। और बीच बीच में जब 1-2 क्लास 3 क्लास ज्योग्राफी की हो जाएगी, तो मध्य में 1 या 2 कक्षा भौतिकी की हो जाएगी। इससे आपका जो प्रॉपर बैलेंस है जीएस पर, वो बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं कक्षा के समाप्ति की घोषणा करता हूं। अगली कक्षा फिर कल लेंगे, कल सभी तैयार रहेंगे और रिवाइज करके आएंगे। शुभ रात्रि।